नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 15 मार्च का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ के जो दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पर डे की तरह लेकर आया हूं। जैसे कि पर डे आप देखते हैं मैं दोनों शिफ्टों के जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनका एक साथ वीडियो बनाता हूँ रात में, और आपको 10-11 बजे के बीच वो वीडियो मिल जाता है। तो आज फिर मैं दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 54 महीने और 18 वर्षों का अनुपात क्या है। तो देखिए 18 वर्षों को हम क्या करेंगे, महीनों में बदल लेंगे। कैसे? अब यहाँ तो 54 महीने हैं आपके, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 18 वर्ष में कितने होंगे? 18 गुणित 12। तो 18 से कटेगा 54 3 बार, और 3 से कटेगा 12 4 बार। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4, और 1:4 ही इनका क्या होगा? अनुपात हो जाएगा। तो आज के अगर पेपर की हम बात करें तो बाकी जो और दिन के एग्ज़ाम थे उनसे बहुत आसान पूछा गया है, बहुत आसान पेपर आया है आज का। मैथ की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मैथ बहुत आसान पूछी गई है। आपको क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ से। अब ये 4 संख्याएं दी थी, इसमें पूर्ण वर्ग पूछ रहा था। तो आप जानते हैं कि 44 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 इसका क्या था? आंसर था। तो ऐसे छोटे छोटे से आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। अगला था, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 11:13 है। तो देखिए परिधि का अनुपात अलग अलग है। सिंपल सी बात है कि वृत्त क्या है, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो पहली वृत्त और दूसरी वृत्त की परिधि का अनुपात दे रखा है। तो आप मान लेंगे पहले वृत्त की परिधि है 2πr1 और दूसरे की है 2πr2, और इनका अनुपात कितना है? 11/13। तो देखिए ऐसे 2π से 2π कटेगा, r1/r2 क्या आ जाएगा? 11/13। हमसे पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये क्या होता है? πr², r1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई से पाई कटेगा, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर क्या होगा? इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा दोनों की। तो r1 कितना है? 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169। तो ये होगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इस तरीके से आप इनको, आसान सा क्वेश्चन था, इसको निकाल सकते हैं। परिधि का अनुपात दे रखा था तो 2πr1/2πr2, क्योंकि दोनों वृत्त की परिधि क्या है? अलग अलग है यहाँ पर, तो त्रिज्या भी उनकी सिंपल सी बात है अलग होगी। और त्रिज्या अलग है तो r1 आ गई 11 और r2 आ गई 13। अब त्रिज्या अलग है तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो πr1 का स्क्वायर होगा पहले वृत्त का, और πr2 का स्क्वायर होगा दूसरे का। तो पाई से पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर आएगा 121, r2 का आएगा 169, क्योंकि r1 r2 कितना आया? 11 और 13। अगला है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था 7 की पावर 0 - 9 की पावर 0। तो देखिए यहाँ से एक बात ध्यान रखें, किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है? जैसे मान के चलिए 2 की पावर 0 है, तो ये 1 क्यों होता है? तो मैं इसको 2 की पावर 0 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 - 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 - 1 करूँगा 0 आ जाएगा। तो आप जानते हैं 2 की पावर 1 - 1 है, तो आपने यहाँ पर घातांक करनी पड़ा होगा, साइड इंडाइसेस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -1, क्योंकि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, वो घातें जुड़ेंगी तो क्या आ जाएगा? ये 1 - 1। तो यहाँ से 2 की पावर -1 क्या होता है? 2 की पावर 1 है, और ये बटे में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये कटते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? 1 मिल जाता है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है? आपकी 1 होती है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को भी आप क्लियर रखेंगे, आगे आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों में डाउट होता है कि 2 की पावर 0 बन क्यों होता है। तो ये उसका रीजन होता है, आप यहाँ से समझ लें इसको। आप सर्ड इंडाइसेस पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है आपने चीज़ ना पढ़ी हो उसमें। तो यहाँ पर 7 की पावर 0 क्या होगा? 1 - 1 इंटू 1 + 1। तो 1 - 1 0 इंटू 2 होगा, तो कितना आएगा? 0। 0 इसका आंसर होगा। अगला है, एक वर्ग की लंबाई 40% तथा चौड़ाई 30% वृद्धि कर दी जाए। तो देखिए लंबाई चौड़ाई दो चीज़ें हैं यहाँ पर, लंबाई है और चौड़ाई है। तो लंबाई को 40% वृद्धि करने का मतलब क्या होता है? 40/100। 100 पर 40 का बढ़ जाना। क्लियर है? यहाँ पर 0 काटें तो इससे 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 का 5 पर बढ़ जाना। क्लियर है? तो 2 का 5 पर बढ़ जाना या 100 पर 40 का बढ़ जाना, बात एक होती है। क्लियर है? तो यहाँ से 5 पर 2 का बढ़ जाना क्या होगा? लंबाई होगी, मतलब लंबाई कितनी हो रही? 5 से 7। ऐसी 30% का मतलब क्या होता है? 30/100। 10 पर 3 का बढ़ जाना, मतलब चौड़ाई 10 से कितनी हो जा रही है? 13। क्लियर है? तो क्षेत्रफल क्या होता है इनका? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा? 50 होगा यहाँ पर,
13 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 91। 13 गुणे 7 91 हो जाएगा। तो कितने परसेंट बढ़ गया हमें ये बताना था। तो यहाँ से देखें आप कितना बढ़ गया, 41 बढ़ गया किस पर? 50 पर। तो इंटू 100 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्रतिशत वृद्धि। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बार कटेगा। 2 गुणे 43 कितना आ जाएगा? 82%। तो 82% की यहाँ से वृद्धि हो जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा सिंपल सा कर सकते हैं। 40% बढ़ने का मतलब क्या है? लंबाई का 100 से 140 हो जाना और चौड़ाई का 100 से 130 हो जाना। क्लियर है? तो इनका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या था? 10,000 होगा। और 13 गुणे 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना 18,200। तो कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक देखें आप? 8200 बढ़ गया किस पर? 8200 बढ़ गया आपका 10,000 पर। तो इंटू 100। तो 00 से 00 कटेगा, 00 से 00 कितना आ जाएगा? 82%। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट में दिक्कत आ रही है काटने में इसको या फिर सॉल्व करने में, तो आप 100 से 140 मान लें, 100 से 130 मान लें, बात वही होती है, क्षेत्रफल वही आएगा जो वृद्धि होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 450 का 16%। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइप का। तो देखिए 450 का 16% का मतलब क्या है? 16/100 प्लस 650 का 14%, मतलब 14/100। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा ये 9 बार, और 5 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 8 बार। क्लियर है? यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा और ये 13 बार, और 2 से कट जाएगा ये 7 बार। तो यहाँ 8 गुणित 9 कितना आ जाएगा? 72 प्लस 13 गुणित 7 91। तो ये कितना आ जाएगा? 163। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 163। क्लियर है? तो ये आज 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, आप इसको आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि इससे आपका टाइम खराब होगा। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। सेम क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने अभी औसत का वीडियो नहीं डाला है, बहुत जल्द आपको औसत का वीडियो मिलेगा, और विदिन सेकंड आप क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर पाएंगे। पेन लगाने की आपको जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे जिनका पेपर कल होगा तो वो उसको समझ पाएँ। अब हो सकता है वीडियो कल तक ना आ पाए तो उनके लॉस ना हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर मैं आपसे बात करूँ 1 2 3 लगातार संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 6 संख्या 3 है तो 3, तो काटेंगे कितना मिलेगा? 2। मतलब आप देखें यहाँ पर जो बीच में संख्या है वो क्या है? एवरेज है। अगर मैं ऐसा बोलूँ 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ेंगे 5 4 9 10 और 5 15/5। 5 संख्या है तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ देखें आप बीच की संख्या आती है। क्लियर है? तो जो लगातार संख्याएं होती हैं आपकी, क्रमागत संख्याएं होती हैं, आप कॉन्जुगेटिव नंबर समझते होंगे, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं हिंदी में उनको। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है कि जिनके बीच अंतर हमेशा बराबर रहे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली संख्या के बीच 1 का अंतर है फिर 2 का अंतर है। उनके बीच अंतर हमेशा अगर बराबर है तो एवरेज हमेशा क्या होता है? उनका बीच की संख्या होती है। क्लियर है? या फिर एवरेज क्या होता है? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 कितना होगा? 2 आ जाएगा ये वाला। क्लियर है? तो याद रखना, जो भी क्रमागत संख्याएं हैं या कॉन्जुगेटिव नंबर हैं आपके, तो क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है उनके बीच संख्या का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? बराबर। क्रमागत संख्या जैसे आपने देखी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच अंतर क्या है? बराबर है। जैसे 2 4 6 8 10 12, इनके बीच अंतर बराबर है, बराबर अंतर से बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल क्रमागत संख्याएं ये भी। लेकिन ये क्या होंगी? क्रमागत सम संख्याएं होंगी। 3 6 9 12 15, 3 3 के अंतर से बढ़ रही हैं, तो भी ये क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। 7 14 21 28, इस तरीके से संख्याएं हैं, तो ये भी क्या है? आपकी क्रमागत संख्या है। क्लियर है? बस क्वालिटी उनकी या जो पहचान है उनकी वो क्या है कि उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वो अंतर नहीं बदलता है। तो एवरेज हमेशा उनका क्या होता है? बीच का नंबर होता है, या तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। क्लियर है? जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2 4 6 8 10 12 14 का एवरेज क्या होगा? आप जानते हैं कि बिल्कुल 2 2 के अंतर से आगे बढ़ रही हैं, तो आप क्या करें? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, तो 14 + 2 16/2 बराबर कितना आ जाएगा? 8 इसका एवरेज होगा। या फिर आप बीच की संख्या देखें तो 3 संख्या यहाँ छोड़ दें
3 संख्या यहाँ छोड़ दें तो आपको बीच की संख्या एवरेज मिल जाएगी और 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो अदरवाइज आप इसको सिंपल सा जोड़ेंगे तो जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा और गलती होने के चांस है। तो क्रमागत संख्या यहाँ पर है। अब बोल रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो पहली सम संख्या 2 होती है, 20 सम संख्या मतलब 20 का गुणा करेंगे अगर आप तो 2 में कितना आ जाएगा 40। क्लियर है, 2 में हम गुणा करेंगे 20 का तो प्रथम 20 मिल जाएंगी, बाकी सारी बीच में होंगी। तो हमें यहाँ से पता है कि ये सम संख्याएं हैं तो सिंपल सी बात है 2-2 के अंतर से बढ़ेंगे ऐसे और लास्ट में 40 होगा। तो जब एक क्रमागत संख्याएं होती हैं लगातार 2-2 के अंतर से बढ़ रही हैं तो एवरेज क्या होता है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा आपका 40 हो तो 42 बटे 2 21, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 2 से 40 तक संख्याएं ज़्यादा हैं तो बीच का नंबर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे 2, आंसर वही आएगा आपका। क्लियर है। अगर आपसे कल के दिन क्वेश्चन ऐसा पूछ ले 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 का औसत क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। अंतर क्या है इनके बीच, सभी के बीच अंतर बराबर का है। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या मतलब 27 प्लस 3 बटे 2, तो एवरेज क्या होगा 30 बटे 2 बराबर 15। या फिर आप 3 संख्याएं यहाँ छोड़ दें और 3 संख्याएं आप क्या करें यहाँ छोड़ दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आंसर कितना यहाँ पर 24 होगा, ये लास्ट संख्या ये 24 होगी। तो 24 प्लस 3 कितना होगा 27 बटे 2 होगा। क्लियर है, कितना होगा 27 बटे 2, 24 प्लस 3 27 बटे 2 होगा। तो एवरेज कितना आएगा हमारा 27 बटे 2 मतलब 27 को 2 से काटेंगे हम तो कितना जाएगा 13.5। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं आप यहाँ छोड़ दें, 3 यहाँ छोड़ दें तो अगर बीच में 2 संख्याएं बचती हैं तो एवरेज क्या होता है इन दोनों के बीच का। तो 11 और 15 दोनों के बीच का एवरेज क्या होगा 15 और 12 क्या होगा 27 बटे 2, तो कितना आएगा 13.5। तो हमेशा बीच का संख्या एवरेज होता है। अगर बीच में 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों के बीच का एवरेज होता है। क्लियर है। जैसे अगर ऐसा दे दे 2, 4, 6, 8 का औसत क्या होगा, तो आप देखिए एक संख्या यहाँ पर है, एक संख्या यहाँ पर है, बीच की संख्या बता पाना मुश्किल है तो इन दोनों के बीच का क्या है एवरेज होगा। तो 4 प्लस 6 बटे 2 करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा एवरेज मिल जाएगा इन 4 संख्याओं का। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 तो 8 प्लस 2 10 बटे 2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। मैं इसका वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा जिसमें बिल्कुल पूरा बेसिक से आपको A to Z बताऊंगा कि कैसे कैसे आप विदिन सेकेंड इनको सॉल्व कर सकते हैं। ना तो आपको टाइम लगेगा ना ही आपकी गलती होगी। √400 √900 √1600 के बराबर बताना था। तो √400 क्या होता है 20 होता है प्लस ये 30 होता है प्लस ये 40 होता है। तो आप जानते 40, 30, 70 और 20 90 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर बाई चांस कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत हम लोग से हो जाती है तो आप उसको माइंड ना करें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आपने ऐसा किया था। वो सही लगता है हम लोग को कमेंट करना, लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में कमेंट करेंगे तो शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको भी थोड़ा सा हम लोग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी पर डे दिन भर क्लासेस होती हैं ऑफलाइन क्लासेस, उसके बाद आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि छोटी मोटी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको आप कोशिश करें कि खुद से सॉल्व कर लें अगर हम लोग से बाई चांस हो जाती है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। सिंपल सी बात है, इंसान से गलतियां होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। आयु से 2-3 क्वेश्चन मिले हैं आज। पिता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 11 गुनी है। तो पुत्री की आयु क्या मान लेंगे हम x है, तो पिता कितना हो जाएगा इसका 11 गुना 11x। क्लियर है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो, मतलब ये कितने के बराबर है 5 वर्ष हो, तो पिता की कितने वर्ष बाद आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। अगर इसकी आयु 5 वर्ष है तो पिता कितने का है x 5 है तो 11x कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि पिता की कितने वर्ष बाद आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि पिता की x वर्ष बाद पुत्री की आयु की कितनी होगी 3 गुनी होगी। तो x वर्ष बाद पुत्री की आयु भी बढ़ेगी और पिता की आयु भी बढ़ेगी। तो पुत्री की आयु की 3 गुनी कैसे होगी, x वर्ष बाद हमने मान लिया यहाँ पर कि x वर्ष बाद क्या होगी, ये 55 प्लस x है यहाँ पर। तो x वर्ष बाद पिता हो जाएगा 55 प्लस x का और पुत्री हो जाएगी 5 प्लस x की। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर है। तो 3 गुनी कौन हो रही है, पिता की आयु हो रही है। तो सिंपल सी बात है, बराबर करने के लिए हमें 3 गुना किसको करना पड़ेगा पुत्री की आयु को,
क्योंकि पिता की आयु तो पहले से 3 गुनी हो चुकी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम पुत्री की आयु को क्या करेंगे, 3 गुना। तो गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 3 गुणित 5 15 प्लस 3x, इसका गुणा कर दिया, बराबर आएगा यहाँ पर 55 प्लस x। तो x यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 15, यहाँ माइनस होगा तो 40, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। तो इसका मतलब है कि 20 साल बाद पिता की जो आयु है वो पुत्री की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर है, 20 साल बाद। जैसे कि आप 20 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, पुत्री 25 की हो जाएगी और ये 75 का। तो आप यहाँ से कॉमन सेंस ऑप्शन से भी उठा के कर सकते थे इसको, अदरवाइज इसका शॉर्ट तरीका है, मतलब नॉर्मल मेथड है जिससे आप इसको कर सकते हैं। अगला है, रमेश की 15 वर्ष बाद आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। तो वर्तमान आयु हम रमेश की मान लेते हैं, यहाँ पर r है, तो 15 वर्ष बाद कितने का होगा ये, r प्लस 15 का। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी, मतलब जो 15 वर्ष बाद आयु है ये क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि 15 साल बाद जो आयु होगी वो उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो r प्लस 15 कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है किसका, r का 4 गुना हो जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, दोनों को बराबर करने के लिए हमें किसको करना पड़ेगा, इसको, क्योंकि ये तो पहले से 4 गुना है। तो 4r बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस 15। तो r माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3r बराबर 15। तो r कितना मिल जाएगा, 3 से कटेगा 15 तो 5, r 5 है। अब रमेश की वर्तमान आयु बतानी है, तो ये r है उसकी वर्तमान आयु, तो r कितना हो जाएगा, 5 यहाँ से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका योगफल ज्ञात करना। तो देखिए, दशमलव के नीचे हमेशा आप दशमलव रखेंगे, और बिना दशमलव वाली संख्याएं, बिना दशमलव वाली, जैसे 3 है, 3.3 है, तो ऐसे लिखेंगे आप इसको। क्लियर है, 3.33 है और 3.333 है। तो संख्याएं कितनी भी हो, आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना, बस इस बात का याद रखेंगे। क्लियर है, और बिना दशमलव वाले के नीचे। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 9 दशमलव यहाँ पर 12, तो 12.963 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, अगर कल के दिन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 3.3 प्लस 33.33 इसका योग क्या होगा, तो आप 3.3 यहाँ लिखेंगे और दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए बस। तो 33 यहाँ लिख दें और 33 यहाँ लिख दें, और नॉर्मल जोड़ेंगे तो 3 ये आएगा, 6 ये आएगा, यहाँ दशमलव होगा, 6 ये होगा, 3 ये होगा। क्लियर है, तो आपको दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है, तो आपसे कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी वस्तु को 836 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य है वो हमेशा 100% होता है, और जब 5% की हानि हो जाए तो वो कितना बचेगा, 95%। तो 95% आपको दे रखा है कितने के बराबर है, 836 के। तो 100% होता है आपका क्रय मूल्य, तो 1 बराबर हो जाएगा 836/95 गुणित 136/95, इतने के बराबर हो जाएगा आपका 1। क्लियर है, अब हमें निकालना है 100%। तो 100% क्या होगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 100 का गुणा, तो कितना आ जाएगा, 836/95 गुणित 100। तो 5 से काट दें, 19 बार कटेगा, और 5 से 20 बार, तो 19 से इसको काट दें, कितने बार कट जाएगा, 19 से काटें इसको, कितने बार कटना चाहिए, अब इसको सॉल्व करें आप, कितना आएगा लगभग 19 से काटने पर। डायरेक्ट तो 6 है लास्ट में, तो इसको काटना पड़ेगा, आपको काट कर देखना पड़ेगा 19 से, तो कितना आ जाएगा ये 76। 4 बार हो जाएगा पहले, तो 76 आ जाएगा, और 7 बचेगा 4, 44 बार ये कट जाएगा आपका। मैं डायरेक्ट डिजिट से सोच रहा था उसको कि डिजिट से लास्ट में गुणा करके हम कर दें सॉल्व, लेकिन डायरेक्ट काटना पड़ेगा। तो 19 चौके 76 होता है, 4 बार कटेगा, फिर 7 बचेगा, तो फिर 4 बार 76, तो 44 गुणित 20 आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 44 गुणित 20 कितना आ जाएगा आपका, 880। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से लगाने की कोशिश की, बट उससे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे कि मैं कर रहा था इसमें सॉल्व, बट आप नॉर्मली काट के देख सकते हैं। अगर ऐसी संख्याएं मिलती हैं आपको, तो 400 कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। क्लियर है, अगला है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 63 है, तथा उनका अनुपात कितना है, 2:9 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें।
देखिए 2:9 है, इनका अंतर दे रखा 63, तो इनका अंतर कितना है 7 है, ये बराबर है 63 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 9 के। तो 1 बराबर 9 के है, तो 9 बराबर कितने का होगा, इंटू 9 हो जाएगा 81 के, और 2 बराबर हो जाएगा इंटू 9 होगा तो 18 के। तो इनका योगफल बताना था 81 प्लस 18 का, तो कितना आ जाएगा 99, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है रमेश और मनोज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 6 वर्ष बाद रमेश की आयु 26 वर्ष हो जाती है, तो देखिए रमेश की आयु क्या है 4x मान लेते हैं, और मनोज की आयु मान लेते हैं हम 5x है। क्लियर है। 6 वर्ष बाद रमेश की आयु कितनी हो रही 26, तो 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा ये x + 6 का, और ये बराबर दे रखी है 26 के, तो 4x बराबर हो जाएगा कितने के 20 के, क्योंकि 6 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो x कितना मिल जाएगा 4 से कटेगा ये 5 बार, तो x आ गया 5। मनोज की वर्तमान आयु पूछे, मनोज की वर्तमान आयु क्या है 5x है, और x 5 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25, तो ये मनोज की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 9 गुना थी। 6 वर्ष पहले क्या थी, बड़े व्यक्ति की आयु इसकी आयु की क्या थी 9 गुना थी। तो देखिए आप नॉर्मल सी बात है कि आप इसको चाहें तो x मान सकते हैं। क्लियर है। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 9 गुना थी, तो 6 वर्ष पहले हम मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, तो पहले व्यक्ति की 6 वर्ष पहले मतलब -6 लिख दे रहा हूँ, और दूसरे व्यक्ति की -6। छोटे व्यक्ति की आयु की 9 गुनी थी, मतलब इसकी अगर x है तो इसकी कितनी होगी 9x। ये बात है 6 साल पहले की, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 साल आगे आना पड़ेगा, इसको भी 6 साल आगे आना पड़ेगा, तो ये है उनकी वर्तमान की। क्लियर है। ये वर्तमान की हो गई, और दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर कितना है 16 है, तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे बड़ी आयु में से छोटी को माइनस करेंगे, 9x + 6 में से माइनस करेंगे हम x + 6 को, तो कितना मिल जाएगा 16। तो 9x + 6 -x - 6 हो जाएगा बराबर 16। माइनस का अंदर गुणा होगा तो दोनों माइनस आ जाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 9x - x कितना होगा 8x बराबर 16, तो x मिल जाएगा हमें 2। x अगर 2 मिल गया तो उनकी वर्तमान आयु बताना। अब एक की है x + 2, मतलब x + 6 है एक की वर्तमान आयु, तो कितना हो जाएगा 2 + 6, इसकी 8 वर्ष हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 9 × 2 18 + 6 मतलब 24 साल। तो एक होगा 8 साल का और एक हो जाएगा 24 साल का। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है। समचतुर्भुज क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हों समान हों, इस तरीके से। क्लियर है। तो ये कितने का है, भुजाएं 20 की हैं, तो सारी भुजाएं क्या होंगी सिंपल सी बात है 20 की हो जाएंगी। अब इसका एक विकर्ण कितने का है 24 का है। अब हमें नहीं पता कौन सा विकर्ण है, तो दूसरा विकर्ण आपको बताना क्या था, इसका विकर्ण आपको क्षेत्रफल बताना है। तो विकर्ण देखिए इसके जो है वो कितने पर काटते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं। तब एक विकर्ण क्या है 24 का है, तो ये कितने का हो जाएगा 12 का। क्लियर है। अब ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये उसका लंब हो गया, और ये क्या है आधार। तो यहाँ से हमें आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये वाली जो डार्क लाइन मैंने कर दी, ये कैसे निकलेगा 20 का स्क्वायर हम पाइथागोरस लगाएंगे, 20 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ये हम x मान लेते हैं x का स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 400 144 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 144 को हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 400 - 144। तो 4 में से 0 में से 4 माइनस करें 6 आएगा, 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 आएगा, 256 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x मिल जाएगा हमें 16। x 16 है अगर, तो सिंपल सी बात है आधी 16 है तो पूरी कितनी होगी 32 हो जाएगी। क्लियर है। पूरी अगर ये 32 आ गई, यहाँ पर विकर्ण जो है सेकंड वाला कितना आ गया 32 आ गया, और एक विकर्ण है 24, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा 1/2, एक विकर्ण 24 का है और एक कितने का आ गया 32 का। तो इससे कट जाएगा ये 12 बार, 12 × 32 कितना हो जाएगा 12 × 2 24 की 4 होगी, 2 हासिल आएगी, 12 × 3 36 और 2 38। तो 380 सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसका क्या बता सकते हैं समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल बता सकते हैं। आपको विकर्ण निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और उसके दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, आपको यह फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो आप नॉर्मल सा क्या करें, एक सेकंड मैं दोबारा बना रहा हूँ उसको। कुछ ऐसा होगा, एक विकर्ण है 24 का, ये है 20-20 के आपके। तो देखिए इसमें क्या है, ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये बना है और एक ट्रायंगल आपका ये बना है। क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल में से एक किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उसको डबल कर दें, क्योंकि सिंपल सी बात है, बराबर ही हैं दोनों चीज़ें, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो दोनों का आप क्या करें, अर्ध परिमाप निकाल लें और इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो आसानी होगी आपको भी, अगर फॉर्मूला याद नहीं है। S - C का अंडर रूट होता है। S क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा इनका, इन तीनों को जोड़ेंगे आप 20 + 20 + 24/2, तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो 20 + 20 40 और 2 60, 64/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 32। तो 32 होगा अर्ध परिमाप। 32 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 × 32 - 20, 12 × 32 - 24 8, इसका रूट हो जाएगा। अब देखिए 12 दो जगह है तो 12 तो बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं अंदर, 8 × 4 × 8, 8 चौके 32 होता है, तो 8 यहाँ से बाहर आएगा, 4 से क्या आएगा 2, तो 12 × 8 × 2, तो 8 × 2 × 12 कितना हो जाएगा। ये भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 8 दूनी 16, तो गुणा करें इसका, तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा 12 × 16 करेंगे, 16 × 2 32, 2 आएगा, हासिल 3 आएगी, 16 × 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का ये बहुत शानदार तरीका है और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप आसानी से यहाँ से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब 192 आपको यहाँ पर आंसर मिल गया है। ये किसका है, एक त्रिभुज का मिल गया आपको, 192 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे आप। तो 192 + 192 कितना होगा, × 2 करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 8 आ जाएगा, तो 384 आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आपने एक त्रिभुज का निकाला, आपको दोनों का निकालना है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये थे आज की शिफ्ट के क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। आप कम से कम एनालिसिस देख के जाएं, इससे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न, सारी चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ वैल्यू बदलती है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बहुत जल्दी आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।